तो बिना तार का स्टार्ट। नमस्कार, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम लोगों ने अपने सीनियर, अपने अभिभावक और अपने गुरु श्री सुमन भैया को बुलाया है। सुमन भैया किसी परीक्षा की मुहताज नहीं है। लगातार 20 वर्षों से प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान SCERT में प्रशिक्षक के तौर पर रहे हैं। बात DLED की हो, ODL बैच की बात हो या रेगुलर बैच की बात हो, भैया का लगातार सहयोग हर क्षेत्र में बना रहा है। खास करके मिथिलांचल के क्षेत्रों में तो भैया का आना जाना बहुत ज्यादा रहा है। मैं किसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, क्षेत्रपात नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो मेरा कहना बनता है कि भैया ने मिथिलांचल के शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन शिक्षकों के लिए भी जो ODL बैचेस थे उसमें अपना अत्यधिक योगदान दिया है। लगातार भैया प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ करके हम जैसे अनुजों को भी ज्ञान बांटते रहे हैं, हमें भी हिम्मत और ढाढ़स बढ़ाते रहे हैं कि हम भी शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा सकें। सुमन भैया अभी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में विषय विशेषज्ञ हिंदी विषय के रूप में चयनित हैं और इन्हीं के सानिध्य में हम लोग कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहे हैं। यह कंटेंट क्रिएशन कैसा होगा, इसे आने वाले जनरेशन को या बच्चों को, शिक्षकों को किस तरह का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, इन सारे विषम और क्लिष्ट मुद्दों पर भैया अपने विचार को रखेंगे, जिससे कि पूरे आप सभी समूह के सदस्य कुछ सीख पाने में सक्षम हो सकेंगे। तो भैया का एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं TVT टीम की तरफ से कि उन्होंने अपने कीमती समय, व्यस्तम समय में थोड़ा समय हमारे लिए निकाला। भैया का हार्दिक 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 आभार। अब हम अपने टीम की सदस्य श्रीमती कुमारी गुड्डी जी से आग्रह करना चाहेंगे कि अपने बातचीत को प्रारंभ करें, ताकि जो सानिध्य भैया से हम लोग पा रहे हैं, जो भैया से ज्ञान हम लोगों को मिल पा रहा है, वो ज्ञान सार्वजनिक हो सके और ज्ञान जितना फैलता है उतना ही बढ़ता है। भैया के द्वारा बताई गई बातों से संपूर्ण शिक्षक समाज कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इस आशा के साथ हम आज के मेहमान में फिर से भैया का हार्दिक स्वागत करते हैं। कुमारी गुड्डी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। और हम अपने मंच के द्वारा द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के द्वारा भैया का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं भैया कि इतना दूर आपको जाना है। मतलब इस प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद आपको इतना दूर जाना है, फिर भी आपने उसके बारे में नहीं सोचा और हमारे ग्रुप के लिए समय निकाला। साथ ही शिक्षकों को आप एक संदेश भी देना चाह रहे हैं हमारे ग्रुप के माध्यम से, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं पर्सनली भी भैया की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मतलब इनकी आवाज में जो ठहराव है, इनकी विद्वता, इसके बारे में आई विल गिव नो कमेंट्स। मतलब हिज स्कॉलरशिप इज बियॉन्ड कमेंट। और उसके बाद भी भैया इतने विनम्र है कि हर एक बात को सोच समझकर सामने रखना, यह इनकी क्वालिटी है। तो भैया मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और जीवन पर्यंत रहूंगी। तो भैया मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि हम लोग सभी दीक्षा अभी प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हैं, तो इस प्रशिक्षण का क्या प्रयोजन है और शिक्षकों को इससे क्या लाभ है, इसके बारे में थोड़ा सबको बताया जाए तो सबको इससे लाभ पहुंचेगा और शिक्षकों को भी एक संदेश जाएगा। मदन जी, गुड्डी जी, बाकी हमारे साथी, भले हमारे सामने गौरव जी नहीं हैं, लेकिन गौरव जी और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। सबसे पहले तो ये कि जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में आपने मार्ग बनाया, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में तो सब कुछ होता है, लेकिन वो हमको पैंडेमिक पीरियड याद है, जब चारों तरफ सन्नाटा था, उदासी थी, कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। बच्चे अभिभावकों के साथ घरों में कैद थे, लेकिन आप अहर्निश चलते रहे। किनके लिए? समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए। दरअसल शिक्षक की परिभाषा भी यही है, वो जलता है समाज के लिए और
बच्चों का भविष्य सिर्फ नहीं गढ़ता समाज का भविष्य है, इस दुनिया का भविष्य गढ़ता है। इस सब मामले में आप अव्वल रहे, इसलिए तहे दिल से इस ऐतिहासिक काम के लिए हृदय से आप सबका आभार। रही बात, आप लोगों ने बहुत कुछ मेरे बारे में भी कहा, बस हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से आपकी जुबान से भैया शब्द एक सम्मोहन बांधता है, मुझको भैया ही रहने दीजिए। मेरी ऊंचाई इतना मत कीजिए कि मैं आपसे कट जाऊं। जो सच है वही कहा भैया। तो सरलता है आपकी, यही खासियत है आपकी भैया। सरलता ही आपकी पूंजी है। सही बात है। ये हमको लगता है कि हर शिक्षक में इस चीज का होना जरूरी है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व ही समाज को मार्ग दिखलाता है, और हमारा व्यक्तित्व ही बच्चों में ट्रस्ट पैदा करता है। इस चीज का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा कि वो गुप्त जी की एक पंक्ति है कि राहुल पलकर जैसे तैसे लगा करने प्रश्न कुछ वैसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, वह मेरा विश्वासी आवो हो बनवासी। तो दरअसल बच्चा कुछ इस तरह का सवाल करता है। एक बच्चा वैसा भी है कि जन्माष्टमी के समय माँ कहती है भगवान कृष्ण के बारे में कि हाथ जोड़कर उनकी आराधना करो। तो बच्चा कहता है कि मेरे गुरुजी ने तो बताया है कि चोरी का काम जो है ये गंदा काम है, वो समाज के लिए अच्छे लोग नहीं होते हैं। तो तुम जिनके बारे में कहती हो तो ये तो माखन चुराते थे, तो चोरी तो ये भी करते थे, तो मैं इनकी आराधना क्यों करूं? एक लंबा संघर्ष चला, लेकिन अपने गुरु पर बच्चों का कितना अटूट विश्वास होता है कि माँ असफल हो गई और बच्चा सफल हो गया, क्योंकि उसके गुरु ने उसे कुछ ज्ञान दिया था, जिस ज्ञान को लेकर के खड़ा था। तो अब हम समझ सकते हैं कि शिक्षक की क्या मर्यादा है समाज के लिए और बच्चों के लिए। खैर गुड्डी जी, मैं आपकी सवाल पर आ रहा हूँ दीक्षा को लेकर। दरअसल समय बदलने के साथ हमें भी बदलना होता है, और इस समय को बदलने में एजुकेशन की अहम भूमिका है। एजुकेशन ने रसोई घर से लेकर और अंतरिक्ष तक सब कुछ बदला। कृषि को बदल दिया, इंटरटेनमेंट का जो एरिया है उसको बदल दिया। तो जब सब चीज बदल गया इसकी वजह से, तो यह अपने को क्यों नहीं बदलेगा, ये बड़ी बात है। और फिर जब डिजिटल दौर आया तो सब कुछ जब डिजिटलाइज होने लगा तो एजुकेशन को भी होना था। ये समय की मांग थी, कोई फैशन नहीं था। और हाँ, जो पीछे का जो कोविड-19 का जो पीरियड रहा पूरी दुनिया के लिए, उसने इसकी आवश्यकता को हमारे सामने सिद्ध किया कि यह हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो जैसे आप ये जानते हैं कि ये जो दीक्षा है यह डिजिटल रिसोर्स उपलब्ध कराता है अपने बच्चों को। देश में नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात हो, ई कंटेंट जो डेवलप हो रहा है एनसीईआरटी के लेवल पर भी ये पाठशाला है, और उसी की तर्ज पर दीक्षा का भी एक ये पोर्टल शुरू किया गया, जिस पर हर स्टेट जो है अलग अलग अपना कंटेंट अपलोड करता है। क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और हर राज्य की अपनी आवश्यकताएं और अपनी सीमाएं हैं। जहां तक बिहार की बात है तो बिहार के लिए तो बिहार एक मिनी इंडिया है। इसके डेमोग्राफिक फिगर को आप देख लीजिए, सोशियो इकोनॉमिक लेवल से लेकर के और कल्चरल लेवल तक हर तक आपको विविधता दिखेगी। तो फिर हमारे लिए इस तरह के कंटेंट की जरूरत है जो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आ रहे बच्चों के साथ अपने को कनेक्ट कर सके, और जो लर्निंग प्रोसेस है उसको प्लीजर कर सके। कक्षा में बच्चों की कम उपस्थिति हमारे सामने एक चुनौती है, क्योंकि
हम अपने वर्ग कक्ष को उनके लायक बनाने में असफल रहे हैं। और जैसे ही आप अपने बचपन के शिक्षक को याद कीजिए, उन्होंने क्लासरूम में कुछ बदलाव नहीं किया, सिर्फ जो उनका क्लासरूम ट्रांजैक्शन का तरीका था, एक्ट ऑफ डूइंग, उसको इन्होंने इतना रोचक बना दिया कि उनका क्लास कभी खाली नहीं रहा। तो ये जो हमारा डिजिटल रिसोर्स है, यह अपने के लिए तो खुद रिसोर्स है ही, जो हमारी पारंपरिक कक्षाएं हैं उसको भी इनरीच करेगा। जिन चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं, जो चीजें अमूर्त हैं, उन पर भी हम बात करेंगे इनकी सहायता से। और अकेले में इस छोटे से मोबाइल पर, चूंकि मोबाइल का एक्सेस जो है अपने देश में हर आंगन तक है और हर बच्चे तक है, तो ये काफी आसान हमारे पास एक टूल है। आप इसको प्रोजेक्टर पर चलाएं, लैपटॉप पर चलाएं, या जो भी डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक आप उस पर चलाएं, लेकिन ये मोबाइल पर भी काफी आसानी से, काफी फ्रेंडली ये चलेगा। हर विषय के लिए अलग अलग ग्रुप बटा हुआ है, उस पर काम हम लोग कर रहे हैं। संयोग से हम भी हिंदी ग्रुप के साथ जुड़े हुए, एक तरह से लैंग्वेज ग्रुप के साथ ही मैं जुड़ा हूँ। तो आज इस ग्रुप के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, एक उदाहरण के साथ, कि पिछले दिनों टेस्ट मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया को गाबा टेस्ट में हराया। शुभमन गिल हो या ऋषभ पंत, उन्होंने बैटिंग करते समय किसी इंडिकेटर को ध्यान में नहीं रखा था, किसी पैरामीटर को ध्यान में नहीं रखा था। उनका मकसद सिर्फ ये था कि हमको जीतना है। हमने अच्छा खेला, हमने जीता। अब एनालिसिस करने वालों का काम है, वो एनालिसिस करते रहे कि उन्होंने कितना ड्राइव शॉट लिया, कितने बुगली को फेस किया, और वहां से ये इंडिकेटर्स तय होंगे। तो इसलिए सबसे ये जरूरी है कि चूंकि हम हमेशा कहते हैं कि क्लासरूम में खड़े शिक्षक का कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, तो हम उन चीजों को ध्यान में रख करके कंटेंट की सृजन करें, कंटेंट की रचना करें। हम जो कंसेप्ट मैपिंग है किसी भी चैप्टर को लेकर के, हम कंसेप्ट मैपिंग अपने क्लासरूम को ध्यान में रख करके करें, अपने बच्चों को ध्यान में रख करके करें, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो सीखने में सबसे प्रभावी भूमिका अदा करेगा। जब आप उनके बैकग्राउंड को छोड़ेंगे तो फिर कभी भी आप बच्चों से कनेक्ट नहीं हो सकते, चाहे उनकी भाषा हो, उनका खान पान हो, उनका रहन सहन हो, उनके कपड़े हो, उनके वस्त्र हो, इन सबको आपको अपने लर्निंग प्रोसेस में शामिल करना होगा। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो जो आप जिससे भी कंटेंट को लेकर के खड़ा हो रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखें, अपने क्लासरूम को ध्यान में रखें, और इस तरह से कोई चैप्टर है या किसी लर्निंग आउटकम्स को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, या किसी जो आपकी उस वर्ग के हिसाब से जो हमारी पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं हैं, उनको हम दिमाग में रख रहे हैं, तो एक तरह से जो पेडागॉजिकल प्रोसेस है उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। और उसके आधार पर जब इन चीजों को बिल्ड करेंगे, और फिर ये देखिए, चूंकि यहां पर मैं एनसीईआरटी के ई कंटेंट विंग के साथ भी काम करता हूं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, तो वहां पर है कि वहां पर सीआईटी के रूप में एक हमारे साथ टेक्निकल टीम शामिल है। तो जो पेडागॉजिकल हिस्से हैं या जो एकेडमिक हिस्से हैं, हम उन पर काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं। लेकिन अभी हम अपने प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी मेरा काम जो है दोनों लेवल पर है, एकेडमिक पक्ष को भी देख रहे हैं और टेक्निकल पक्ष को भी देख रहे हैं। इन दोनों को ध्यान में रख करके हमको अपने कंटेंट का क्रिएशन करना है। कंटेंट क्रिएशन करने में शब्दों के चयन पर भी हमको ध्यान देना है। अच्छे और लच्छेदार शब्द, शब्दावली
वाक्य सुनने में अच्छे लगेंगे, लेकिन जिनके लिए मटेरियल बन रहा है वो उनके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि सामान्य शब्दावली हो, उनके साथ हम आसानी से कनेक्ट हो रहे हैं, और उसके लिए जो हमको ऑडियो विजुअल जो क्लिप डालना है, कोई ग्राफिक यूज करना है, कोई एनिमेशन यूज करना है, तो इसमें भी बच्चों की पृष्ठभूमि और उनकी पसंद का ख्याल जरूर रखें। ये चीजें बच्चों को आपस में जुड़ेंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी जो पारंपरिक शिक्षण की जो कुछ खूबियां हैं, उन खूबियों को भी समेटने की बात है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट फेज के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जब हमारी वापसी यहाँ से हमारे अपने घरों की तरफ हो, तो ये दिमाग उस समय भी हमारे अंदर रहना चाहिए कि बच्चों के साथ हम किस तरह के सूट लें, किस तरह के प्रोसेस को शामिल करें उनको इसमें लेकर के, कि हमारा जो ये कंटेंट है काफी प्रभावी, इफेक्टिव हो सके, लर्निंग प्रोसेस को क्लियर बनाए और सीखना आसान बनाए। तो इस तरह से ये चीजें हमको लगता है कि हम काफी आसानी से उन तक पहुंच पाएंगे, उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, और हमको लगता है कि जो चीजें बच्चों की पसंद की होती हैं, तभी तो टॉम एंड जेरी उनको पसंद है, इसके लिए खाने के समय वो डिमांड करता है। तो इस तरह से हमको अपने कंटेंट को भी उसी तरह से बनाना होगा कि खाने के समय भी वो हमारे पोर्टल को खोल लें और अपने पसंद की बाल गीत हो, कहानी हो, या फिर साइंस, मैथ, इनकी कठिन अवधारणाएं हों, इनको खेलते खेलते वो हल कर सकें और उसके कंसेप्ट को समझ सकें। ये हमारे लिए सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। जी गुडी जी, धन्यवाद भैया। मतलब कितनी गूढ़ बातें आपने कितने सरल विधि में बताया। मतलब टॉम एंड जेरी, और सही बात भी है, बच्चे टॉम एंड जेरी बहुत पसंद करते हैं, और इस विधि से अगर हम लोग शिक्षण को भी सरलता के साथ प्रस्तुत करें तो वह बहुत बड़ी बात होगी और बहुत एक्सेप्टेबल भी होगा। बच्चे उसको बड़े रोचक ढंग से पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही आपने भैया, और बहुत अच्छी बातें कही। तो जैसा कि विदित है, आप जान ही रहे हैं कि हम लोग चला रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप, और इसमें हमारा 20 ब्लॉक भी चलता है। हम लोग हर प्रकार की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि नैतिक शिक्षा है, या आओ अंग्रेजी सीखे, आओ बांग्ला सीखे, कंप्यूटर सीखे। तो क्या भैया आपकी तरफ से कुछ सजेशन होना चाहिए कि हमारे ग्रुप में और क्या हम लोग करें कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ सबको पहुंचे? मेरे पास सच पूछिए तो आप लोगों के प्रयास के जो वानगी दिख रही है, शब्द छोटे पड़ रहे हैं, क्योंकि आज तो जो बड़े बड़े एनजीओ, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, काम तो कर रही हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। अभी जो कुछ हो रहा है यह तुलसी के जैसा स्वांतः सुखाय हो रहा है, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो रहा है। तो पहले तो इतने बड़े सोच के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि इसके क्रियान्वयन के लिए आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। एक चीज अक्सर हमें लगता है कि कुछ चीजें हमारे बीच से ओझल हो रही हैं, भाषाएं मर रही हैं। तो जब भाषाएं मरेंगी तो शब्दावली मरेगी। मैं ये कह रहा हूं कि भोजपुरी इस प्रदेश के एक बड़े हिस्से में बोली जाने वाली आंचलिक भाषा है। मैं इसको बोली नहीं बोल रहा हूं। जो शब्दावली हम लोग बचपन में प्रयुक्त किए हैं, वो शब्दावली का है। सही बात है। हम लोग सब खुराह गाय, सगौती गाय, पीढ़ा गाय, खिलान गाय,
ये शब्द मर रहा है। जो हमारा भुजा था मकई का लावा, पॉपकॉर्न उसका जगह ले लिया। तो एक तरह से ये सिर्फ शब्दावली का विस्थापन नहीं है, ये हमारी अस्मिता का विस्थापन है। वो चाहे किशनगंज की सूर्यापुरी हो जो सीमांचल के क्षेत्र में बोली जाती है, या भोजपुरी हो, बबई हो, अंगिका हो, भसिका हो, मैथिली हो, इन जो हमारी आंचलिक भाषाएं हैं एक तरह से ये संक्रमण का दौर है। तो इनको अक्षुण रखने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। तो सवाल है कि इनको हम अक्षुण रखेंगे कैसे? तो जो हमारी परंपराएं हैं उन परंपराओं की डोर को पकड़ करके रखना होगा, और सिर्फ उस डोर को पकड़ करके नहीं रखना होगा, आने वाली पीढ़ियों में उसके सूत्र को वहां तक आरोपित करना होगा। विभिन्न वैवाहिक अवसर हो या अन्य जो हमारे भिन्न भिन्न समय पर जो पारंपरिक हमारी मान्यताएं रही या अवसर रहे, उन पर गाए जाने वाले गीत हो या अन्य काम हो, ये चीजें लुप्त हो रही हैं। गीत गाने वाला कोई नहीं है। वो एक कैसेट आ गया किसी का, वो कैसेट मिथिलांचल में भी वहीं बज रहा है और किशनगंज में भी वहीं बज रहा है, पटना में भी वहीं बज रहा है और सिवान में भी वहीं बज रहा है। तो इनको अक्षुण्ण रखना होगा। सबसे बड़ी लड़ाई तो इस चीज को लेकर के है कि लोग जो रोजगार के पीछे भाग रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही रोजगार है, उनके सामने ये दृष्टांत रखना होगा और खास करके हमारी सरकार को भी समझना होगा। इसके लिए कई देश उदाहरण हैं, चाइना भी है, जापान भी है, रसिया भी है, कि इन्होंने अपनी भाषाओं के दम पर अपनी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को विकसित किया। तो हमें भी उन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा और अपनी भाषाओं को उसके हिसाब से खड़ा करना होगा, क्योंकि वही मकई का जो भूजा है वो 10 रुपये के पॉकेट में पॉपकॉर्न के नाम से बिक रहा है। बाजार को समझिए। लेकिन जब वही मकई का लावा, तो ये नाम में कितना बड़ा फर्क है कि जो चीज आपके घर में पड़ा हुआ है उसका कोई कीमत नहीं है, और प्लास्टिक की थैली में जब पॉपकॉर्न के नाम से बिकता है तो 2 रुपये का भुजा 20 रुपये में बिकता है। तो एक तरह से इन चीजों के प्रति हमें खुद अवेयर होना होगा, अपने बच्चों को अवेयर करना होगा। बच्चा तो मेरा आगे चलकर के हिंदी और अंग्रेजी सीख जाएगा। अंग्रेजी क्या दुनिया की किसी भी भाषा को सीख सकता है। कठिनाई उसको अपनी मातृभाषा को सीखने में आएगी तो जरूर। और ये जो अक्सर हम कहते हैं कि अगर अपनी मातृभाषा में बच्चा संवाद करता है तो उसका पढ़ाई लिखाई प्रभावित होगा, ये भ्रम है और भूल है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे घर की संवाद की भाषा भोजपुरी है। मेरी बेटियां फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आता है। अंग्रेजी समझता हूं, अंग्रेजी लिखता हूं। संवाद आप सबके साथ अपनी मातृभाषा में करता हूं। बाहर भी कहीं जाना हुआ तो कोशिश करता हूं कि ये संवाद जो है अपनों के बीच में भोजपुरी नहीं हो,
ये मिथक तो टूट रहा है ना कि अगर मेरे घर की मातृभाषा अगर संवाद की भाषा भोजपुरी है तो मेरे बच्चे जो हैं सो वो उनकी पढ़ाई कुंद होगी। ऐसा नहीं है। मेरी बेटियां फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं और मुझसे ज्यादा फराटेदार भोजपुरी बोलती हैं। कहीं कोई बाधक नहीं है। ये मन से भ्रम निकालिए और बाहर निकलिए। आप अपनी अस्मिता को बचाइए, आप अपनी अस्मिता की रक्षा कीजिए, तभी देश और दुनिया के किसी भी कोने में होंगे और आप अपनी मातृभाषा में संवाद कर रहे हैं और बगल में कोई आपका बंधु आपकी मातृभाषा को सुन रहा है, अगर वह उसी भाषा का है तो बगैर किसी इंट्रोडक्शन के वो आपके गले आकर के लग जाएगा। ये आपकी अस्मिता है और ये आपकी ताकत है। इसको बचाए रखने की जरूरत है। ये संक्रमण का दौर है। तो मैं ये इस ग्रुप से जरूर आग्रह करूंगा कि जो कुछ हमारी मौलिक रचनाएं वो जो बिखरी पड़ी हुई हैं, वो गीत हो सकता है, विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत हो सकते हैं, या सूठी है, मिर्जाभार है, निर्गुण है, ये सब इसी तरह से मर रहे हैं। तो इनका भी अगर हम कहीं से संग्रह कर सकें, इसको क्लाउड में डाल दें, दुनिया जिस दिन जाएगी, दुनिया चली जाएगी, वो अक्षुण रहेगा। जो हमारे लोक कलाकार हैं, चटाई बुनने वाले, जो हमारी माँ बहनें जो गौरी बुनती थी, इनका भी हमारे पास वीडियो होना चाहिए। वो कैसे डिजाइन करती हैं, तो ये एक तरह से इन चीजों को देखने सुनने वाला कोई नहीं है, और जो देख सुन रहा है वो इसका एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन बना करके बड़े लोगों के सामने बड़े हॉल में प्रेजेंट करके और अपना मकसद साध करके इसको फिर कूड़ेदान में फेंक देता है। तो चूंकि उसका मकसद वहां तक था, हमारा मकसद तो स्वांतर सुखाय है, बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है। तो फिर हम जो करेंगे वो हृदय से करेंगे, और वो कोई भी हृदय से किया हुआ काम असफल नहीं होता है, और वो एक एक आदमी को जोड़ता है, और वो जुड़ाव जो है वो सफलता की कुंजी बनती है। जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, और हम लोग करेंगे इसको। भैया ने जो कहा है उस चीज पर अब हम लोग काम करेंगे, और बहुत अच्छा आइडिया है ये। मतलब अपने धरोहर को, अपनी पृष्ठभूमि को बचाकर रखना, ये बहुत बड़ी बात है, और इस पर भी अब हम लोग काम करेंगे। और भैया को हम एक सूचना भी देना चाहेंगे कि भैया से हमारी टीम की टेलीफोनिक वार्ता हुई थी। भैया के इस विचार को हमारी टीम ने बहुत शिद्दत से लिया, और इसकी शुरुआत भी हम कर चुके हैं। अपनी संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए नालंदा भगवान बुद्ध की धरती से हमने इसके लिए आगाज भी कर दिया है। इसी तरह से अन्य भाषाओं, लोकगीतों या जो भी चीजें हमारी खुद से जुड़ी हुई है, जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं, तो उन चीजों के साथ हम जुड़ने और जोड़ने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। भैया को हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं। और मेरे मदन जी, संस्कृत वाले मैडम को मैं अपनी तरफ से भी बबीता जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। काफी अच्छा लग रहा है हमको कि जिस तरह से संवाद बच्चियां कर रही हैं, या फिर जिस तरह से वो मंत्रोच्चार हो रहा है, या फिर सुक्तियां जो हैं उनका वाचन हो रहा है। ये ऑनलाइन क्लास में भी आपके बहुत सारे शिक्षकों ने प्रभावित किया था, जिसमें एक सम नोएल करके कोई है। हाँ, नूतन नोएल जी को भी हार्दिक बधाई, भैया ने नाम लिया। ये भी हमको अच्छा लगता है कि आपने कोई दीवार नहीं रखा कि ये सरकारी रहेगा, ये प्राइवेट रहेगा। क्योंकि ये तो इस तरह का रथ है जिस पर सबका स्वागत है। ये एक इस तरह का कारवां है जिसमें हमारी बाहें इतनी फैली होनी चाहिए कि सबका स्वागत हो। तो ये कुछ आपके मतलब जो मेरे स्मरण में आया, उन लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि
जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छा काम करता है ना, सोना किसी को जाकर के कहता नहीं है कि आप मुझे खरीदो। तो इस तरह से लोग झुकते जाएंगे और काफी अच्छा काम कर रहा है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम नमीश जी को आमंत्रित करेंगे। नमीश जी भी हिंदी विषय के डॉक्टर नमीश कुमार चौधरी दरभंगा से हमारी टीम के सदस्य हैं, कंटेंट क्रिएशन में है, वो आए और भैया के लिए 2 शब्द कह के आज के मेहमान का स्वागत। धन्यवाद मदन भाई, भैया का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन का काम मुझे मिला है, तो धन्यवाद ज्ञापन के साथ मैं एक पंक्ति दोहराना चाहूंगा। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, जो रहीम उत्तम प्रकृति, संपत्ति संचय सुजान। तो ये भैया पर ये जो पंक्ति है बिल्कुल सटीक बैठती है। सुमन कुमार सिंह हैं, ये भैया हैं और मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। जब मैं ओडीएल में डीएलएड का क्लास ले रहा था, उसी समय मेरी इनसे परिचय हुई थी 2015 ईस्वी में। तो अब मैं आता हूँ टॉपिक पर। मैं भैया का इनकी जो सहृदयता है उसमें इनकी विराटता का निवास होता है। और इन्होंने अब जितनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो हमारे समाज से, जो हमारे संस्कृति से, सभ्यता से जिन चीजों का क्षरण होता जा रहा है, उनको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए इन्होंने ऐसे सुझाव दिए हैं जिस पर हम लोग इनका अनुसरण अनुगमन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत